इस तरह से गठबंधन गांव-गांव में इनके कैंडिडेट्स मुद्दों पर बात कर रहे थे, बट प्रॉब्लम यह है कि वो नैरेटिव बनाने की कोशिश ही उन्होंने करी चुनाव से 1 महीने पहले। सवाल ये है कि हाथरस जैसी घटना के बाद ही हो रहा है। जेंडर के जो सवालों को इतना सेंटर स्टेज आज भी नहीं मिला है। पुराने स्टाइल की पॉलिटिक्स से इसका मुकाबला नहीं। ये कह देना कि 24 इज अ फोरगॉन कंक्लूजन, आई डोंट एग्री विद दैट। यहाँ पर एक कॉन्शियसनेस है, खासकर की जाटव समाज में, कि हमारा ज्यादा बड़ा दुश्मन बीजेपी है और हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलते रहेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। बट द पॉइंट इज नैरेटिव शिफ्ट करने की जरूरत है। वो आप बार बार जनता पर नहीं भरोसा कर सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज को भी कुछ करना होगा। सभी को स्वागत है आज के आज का जो वेबिनार है, जो एकुशे डाक और मानुषेर दाबी, ये प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने इस वेबिनार का आयोजन किया है। और हमारा आज का जो मुद्दा है वो है कि जन आंदोलन और हाल का चुनाव। आप लोग को पता है कि हाल ही में 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हम लोगों ने देखा कि इन 5 राज्यों में जो 5 राज्य थे, उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब। इन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ और 5 राज्यों में सिर्फ पंजाब के अलावा बाकी 4 जो राज्य थे वहां पे बीजेपी ने अपना जीत हासिल किया। तो ये जो अभी जो स्थिति है पूरे देश में, जैसे हमको देखने को मिल रहा है कि जो बीजेपी का सरकार है और जिन राज्यों में बीजेपी का सरकार है वो एक एजेंडा बना लिए हैं कि कैसे हिंदू सुप्रीमेसी स्टेट बनाने का भारत को इसका एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, इसका एक मंच तैयार हो रहा है। तो इसी स्थिति में खड़े होके हमारा आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग आगे लेके जाएंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं आज आदित्य निगम और नकुल सिंह साहनी, और आप दोनों की ही बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगी इस मंच पे और ये वेबिनार में। पहले थोड़ा सा मैं परिचय करवाना चाहूंगी जो ऑडियंस है उनके साथ, हमारे साथ जो जुड़े हैं उनका। आदित्य जो है वो CSDS जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी है वहां पे पढ़ाते हैं, और उसी के साथ वो लेखक भी हैं। उन्होंने राजनीति और जनतंत्र को केंद्र में रखते हुए बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनमें से डिकोलोनाइजिंग थ्योरी, क्राइसिस ऑफ सेकुलर नेशनलिज्म इन इंडिया, ये किताब जो है चर्चे पे रही हैं। जैसे उनका हमारे साथ में जुड़े हैं नकुल जो हैं वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और साथ ही में वो चलचित्र अभियान के फाउंडर भी हैं। और ये जो चलचित्र अभियान है ये मेनली यूपी के 5 जिलों में काम करते हैं, और आज हम उनसे भी सुनने को मिलेगा कि उनका क्या अनुभव रहा है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस दौर में। तो इसके साथ में नकुल ने मुजफ्फरनगर बाकी है और इज्जत नगरी की असभ्य बेटियां, ये दोनों डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाया है। तो आदित्य जो कि पॉलिटिकल और सोशल थ्योरी लेके काम करते हैं, और नकुल जिनका राजदूत में ये अनुभव है, इन दोनों से सुनने को मिलेगा कि अभी इस स्थिति में खड़े होके जो चुनाव हमने देखा उस चुनाव में से उनको क्या देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। तो मेरा पहला सवाल है आदित्य से, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे हम लोगों ने देखा कि 5 राज्यों में से 4 जो स्टेट है वहां पे बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है। क्या आपको लगता है कुछ प्रमुख कारण रहे होंगे इस जीत के पीछे जो बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण है, और ये पूरे देश में जो राजनीति की स्थिति है उसको देखते हुए जो महत्वपूर्ण है, अगर उस पे आप थोड़ा सा बताएं। हाँ, शुक्रिया। मैं इसमें 2-3 चीजें हैं जो मेरे ख्याल से मैं बहुत छोटे में रखना चाहता हूँ, और मेरा ख्याल है फिर बाद में नकुल उस पर और तफसील से भी बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 60% वोट पड़ा,
और 60% में से बीजेपी को 40% मिला, जो मतलब है 25% के करीब वोट उनको मिला। तो ये मान लेना कि यूपी की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने उनको हिंदुत्व हो गए और उन्होंने उनको वोट दिया और वो जीत गए, ऐसा नहीं। एक चीज तो ये सिंपली एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट। दूसरा ये कि जो 2017 के इलेक्शन से अगर अब तक का देखेंगे तो एसपी और गैर बीजेपी जो अलायंस है उसने काफी अपनी हालत बेहतर की। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ बीजेपी का वोट परसेंटेज देखें, जो वाकई चिंताजनक है कि 2017 में उनको 39% वोट मिला था, अभी उनको 41.3% वोट मिला है। तो ये वोट परसेंट बढ़ा है, ये चीज जो है ये अपने आप में चिंताजनक है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी का बढ़ा है, वो एसपी का भी परफॉर्मेंस जो है वो और अलायंस का वो बेहतर है। तो इसलिए ऐसा मानना भी ठीक नहीं है कि जो रिजल्ट है वो कुल मिला के सिर्फ बीजेपी का ही एडवांस दिखा रहा है, ऐसा नहीं। तीसरी चीज जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग बार बार चुप कर जाते हैं, मतलब मैं यहाँ पे आजकल थोड़ा अपने पूरे पॉलिटिक्स को दोबारा से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, अभी स्वास्थ्य से आए बनारस में, वो कुछ ऐसे ही इनफॉर्मल एथनोग्राफी जिससे मिल रहे हैं उससे पूछ रहे हैं, सुबीर सिन्हा। तो उन्होंने अभी बताया कि एक सफाई कर्मचारी से बनारस में उन्होंने पूछा तो उसने जवाब दिया, बोले मार बहुत मारी है मगर मरने नहीं दी। हाँ, कि हमें, तो आप ये समझिए कि मतलब एक्चुअली क्या होता है कि वो पिट रहा है, वो अपनी हालत देख रहा है कि बदहाल हो रही, लेकिन वो इसी में शुक्र कर रहा है कि भाई मुझे मरने नहीं दिया। नाउ दिस इज एक्चुअली अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। मतलब ये हम लोगों को जो हम लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं या पॉलिटिक्स समझना चाहते हैं, उनको कई बार ये चीज आसानी से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि अत्याचार बढ़ेगा तो लोगों में गुस्सा बढ़ना चाहिए और उनमें आंदोलन की तरफ चाह होनी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। वो अपने आप में ये बात है कि खास तौर से ये हिंदुस्तान की एक मानसिकता ऐसी बनी हुई है, यहाँ पे अगर आप ट्रेडिशनली हिस्ट्री देखें, 2000 साल का इतिहास उठा के देखें, तो यहाँ सबसे ज्यादा रेडिकल चीज क्या है? भक्ति। यहाँ आप जब विद्रोह भी कर रहे हैं तो वो भक्ति हो रही है, उसमें एक्चुअली कोई सड़क पे आके विद्रोह करने वाला जो वो है, वो चाहे उसका कास्ट सिस्टम के साथ, कास्ट प्रैक्टिसेस के साथ लेना हो या कुछ भी हो, लेकिन जो भी है वो एक ऐसा मानसिकता बन गई है कि ऊपर वाले ठीक हैं, ये बीच वाले गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए सारी चीजों पे नाराजगी जो है वो बीच के नेताओं के ऊपर आ जाती है या सरकारी अफसरों पे आ जाती है, लेकिन ऊपर वाला जो है वो सपाट बच जाता है। ये भी बहुत कुछ जो है वो, जैसे सुबीर ने ये कहा, मैं उसके 2-3 अभी हाथ में उन्होंने जब पोस्ट किया तो मैं देख रहा था कि ये तकरीबन वही है जो दिल्ली में जब आप हारी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, तो घरों में काम करने वाले जो औरतें आती हैं उन लोगों से बात करके जो हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई केजरीवाल ने काम तो बहुत किया है, लेकिन मोदी जी तो हमें दुश्मन से बचा लिए हैं। तो अजीब किस्म का लॉजिक है, हमारे लिए हो सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंफॉर्मेशन का जो कंट्रोल है, ये हम लोग नहीं समझते हैं। ज्यादातर मार्क्सिस्ट लोग समझते हैं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, इसलिए कि हम लोग सही हैं। हम लोग सही हैं, लेकिन उसका प्रचार बहुत जरूरी है। वो प्रचार जो है वो इन लोगों को मालूम है कि आप गलत भी हो, लेकिन अगर उसका प्रचार कर रहे हैं
तो लगातार आप सही बात आने ही नहीं दे रहे हैं सामने, तो उससे जो दिमागों पे कम से कम फौरी कंट्रोल तो बन जाता है। एक फौरी तौर पे तो आप लोगों को मिसलीड कर पाते हैं, गलत रास्ते पे ले जा पाते हैं। तो वो चीज जो है, वो मीडिया का सवाल, इंफॉर्मेशन, ये जमाना इंफॉर्मेशन का, और इसलिए इंफॉर्मेशन को कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसके रास्ते ढूंढना बहुत जरूरी है, जैसे नकुल कर रहे हैं ऐसे, मतलब और कई सारे इनिशिएटिव इस तरह के। खैर, तो मैं बाकी, मेरे ख्याल से नकुल इस पे और बोलेंगे, मैं फिलहाल इतना ही कहूं कि अभी मैंने यूपी ही पे कहा है, मुझे लगता है कि ज्यादातर जगहों पे भी शायद बुनियादी चीजें वैसी हैं। थैंक यू आदित्य। और आपके बातों से एक सवाल भी उठता है कि जैसे हम लोगों ने पिछले सालों में हमारे देश में बहुत सारे जन आंदोलन भी देखे हैं, तो जैसे कि आपने बोला कि कितना जो लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है, और ऐसे भी तो हैं जो यूपी में हम लोगों ने देखा या पंजाब में देखा कि लोगों में से, लोगों के बीच में से आंदोलन खड़े हुए और बहुत बुनियादी जो सवाल हैं लोगों के, उस सवाल पे खड़े हुए। तो नकुल से ये सवाल है कि आपको लगता है कि ये जो जन आंदोलन है, इनका रिफ्लेक्शन कहीं ये जो चुनाव है उस पे हो पाया, नहीं हो पाया? क्या कुछ उसका इफेक्ट रहा है जन आंदोलन का चुनाव के साथ? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, इसका जवाब मैं आपके पिछले सवाल के साथ क्लब करके दूंगा। जन आंदोलन का असर अगर आप देखेंगे, जैसे पंजाब का जो है बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ, जो जिसके मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, ये 4 जिले, तो मतलब 2 राज्य और 2, मतलब 4 राज्यों के ये वाले हिस्से तो बहुत भारी तरीके से इसका हिस्सा रहे। अब सीधा सीधा अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का, अगर हम खास करके मतलब किसान आंदोलन के संदर्भ में इसको समझे, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये जो 4-5 जिले हैं, जो गन्ना बेल्ट जिसको कहते हैं, जो ट्रेडिशनली राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह के समय से बहुत उनके मजबूत रहे, गढ़ रहा है एक तरीके से, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, फिर गाजियाबाद वगैरह है, लेकिन वहां पर उतने जाट किसान नहीं है भाई। और प्लस वहां पर अर्बनाइजेशन भी, क्योंकि बिल्कुल दिल्ली से सटे इलाके हैं, उसका थोड़ा डेमोग्राफिक्स ओवर द इयर्स बदल रहा है। बट इसको अगर हम देखें, सिर्फ इसको देखें, दिल्ली, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, तो यहाँ पर डेफिनेटली किसान आंदोलन का तो एक असर हुआ है। यहाँ पर तो आप चुनावी नतीजे भी देखिए, 19 में से ये चारों जिले मिलाते के देखें तो 19 यहाँ पर सीटें हैं, और 19 में से 12 सीटें गठबंधन जीता है। दूसरी चीज ये है कि यही मुजफ्फरनगर और शामली के जिले थे जहां पर एक बहुत बहुत बड़ा दंगा 2013 में हुआ था, और उसी दंगे ने ही बहुत बड़े तरीके से बीजेपी के लिए जगह बनाई। 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तब चौधरी अजीत सिंह बागपत की, जिसकी सबसे सेफ सीट मानी जाती थी, उसमें 3rd आए, तीसरे नंबर पर आए। ठीक है, तो ये हालात बन गए थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, और उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में वही लोग, मतलब उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां, उन्हीं गांव में जहां पर दंगा हुआ था, उनमें से ही कुछ गांव में अगर आप देखेंगे, लिसाड़, लाख बावड़ी, वहां पर भी बीजेपी के वोट बहुत घटे हैं। ठीक है, तो बल्कि लिसाड़ गांव में तो हमने बार बार जाके इंटरव्यूज भी किए लोगों के, और वो खुल के कह रहे हैं कि भाई वो जो 13 में हुआ वो तो खैर गलत था, कुछ लोग बह गए थे उनके प्रभाव में, लेकिन अब नहीं होगा। अब ये मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि, और ये अब कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, ये तो ये क्या इस पर हम, क्योंकि जन आंदोलन का आपने मुझे सवाल पूछा है, तो मैं उस पर थोड़ा और विस्तार से बात करूंगा कि अगर आप पूछे देखेंगे कि जब पहली महापंचायत मुजफ्फरनगर में होती है, लगभग 27 या 28 जनवरी को, मैं वो डेट एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, 2021 में, तब उस महापंचायत में ऐसा नहीं है, वो टर्म्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाट किसान सेट कर रहे थे उसमें कि भाई साथ वापस आना है तो चलो मुसलमानों की मजबूरी है, नहीं। उसी मंच पर जो सबसे बड़े हमारे इलाके के उधर के जो सबसे बड़े मुस्लिम किसान नेता थे, गुलाम मोहम्मद जोला,
उन्होंने मंच पर चढ़कर ये बोला कि आपने 2013 में जो मुसलमानों को मारा वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, और उस पर उनको मंच से नहीं हटाया गया, उनसे मतलब कुछ नहीं, बल्कि मतलब बूइंग तक नहीं हुई, लोगों ने चुपचाप सुना उनको। और उसके बाद बहुत सारे जाट किसान नेताओं ने भी मंच पर आकर बोला कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई थी 13 में, ठीक है। ऑलमोस्ट एक किस्म का ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन किस्म का एक मिशन था जो एक पब्लिक स्टेज पर ऑर्गेनिकली हो रहा था वहां पर, ठीक है, और ये बहुत बड़े तरीके से हुआ। उसका सीधा सीधा असर आप चुनाव में भी देखेंगे। शामली की तीनों के तीनों सीटें भाजपा हारी है, मुजफ्फरनगर की 6 में से 4 सीटें भाजपा हारी है, ठीक है, मेरठ में 7 में से 4 सीटें भाजपा हारी है। तो इसका आप सीधा सीधा असर यहां देख सकते हैं। लेकिन जनता ने तो आंदोलन खड़ा कर दिया, उसके आगे नेताओं को भी कुछ करना होता है। सब कुछ अब जनता के कंधों पर ही नहीं छोड़ सकते। जनता ने आंदोलन तो खड़ा कर दिया, लेकिन उसके आगे आप देखेंगे इन 4 जिलों में तो आप उसका असर देखेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा ही इस तरफ पश्चिम यूपी के जो आलू बेल्ट है, ठीक है, तो ये जो इलाके जो मैंने आपको बताया ये है ब्रज, यहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है, कल्चरली डिफरेंट है आलू बेल्ट। वहां पर भी जाट पॉपुलेशन कुछ इलाकों में काफी है, लेकिन वो कल्चरली भी काफी अलग है, भाषा भी अलग है, वहाँ एग्रीकल्चरल पैटर्न्स भी बहुत अलग हैं। वहां पर आंदोलन का इतना ऑर्गेनिकली इतना असर नहीं था, तो वहां पर नेताओं को भी मेहनत करके उस आंदोलन को खड़ा करने की जरूरत थी, है ना। वो अब उसका आगे असर बनाने की जरूरत थी। या बाकी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी, बाकी उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो जब लखीमपुर खेरी की जो घटना होती है उसके बाद पूर्वांचल में भी थोड़ा थोड़ा असर होने लगता है आंदोलन का, ठीक है। लेकिन अखिलेश यादव जी इस पूरे आंदोलन के दौरान एक बार वो लखीमपुर, आप देखिए एक एक नेता वहां लखीमपुर खेरी पहुंचे, लेकिन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी नेता अखिलेश यादव जी वहां पहुंचे नहीं, ठीक है। उनके घर पे पुलिस आ गई, उन्होंने बोला अरे घेरा हो गया, वो घर के अंदर बैठ गए, ठीक है। सब पहुंचे, अगर घेरा हुआ तो आप जाके भिड़िए पुलिस से, आप ऑपोजिशन के नेता हैं, है ना। तो जो मैं अब यहां से वापस जा रहा हूं कि जो आदित्य ने थोड़ी देर पहले कहा था कि यहां पर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि लोगों में हताशा नहीं थी, लोगों में नाराजगी नहीं थी। खुले पशु का सवाल तो पूरे यूपी में लोगों को परेशान किया हुआ है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि लाभार्थी, जो बीजेपी ने एक शब्द ढूंढ लिया बाद में जब कुछ तो देना था, लाभार्थी लाभार्थी लाभार्थी, लेकिन सच्चाई ये है कि लाभार्थी जितना उनसे मिल रहा है उससे कई ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। जो मुझे एक जो, और एक्चुअली अभी जो वो बनारस के एक सफाई कर्मचारी को जो कोट किया है यहाँ पर आदित्य ने, ये राकेश टिकैत का मैं एक इंटरव्यू ले रहा था जहां पर उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि ये लोग देश की राजनीति को इस स्थिति पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं जहां पर किसी को कोई भूखा ना मर रहा हो, उस नेता को मतलब किसी को भूखा मरने से बचा दे तो उस नेता को हम प्रगतिशील मानने लग जाएंगे। और एक्चुअली हम देश की राजनीति को ये लोग इस स्थिति पर ला रहे हैं। लेकिन लाभार्थी के साथ साथ मुझे लगता है कि अगर आपका विपक्षी नेता, बीजेपी और आरएसएस की एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्शन मशीनरी नहीं, मशीनरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे ज्यादा अमीर कोई पार्टी नहीं है इस देश में, मतलब दुनिया में इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट पार्टीज ना वो। उसके सामने अगर आपको खड़ा होना है तो आपको भी कंटिन्यूअसली और लगातार मेहनत करनी है, आपको उनके प्रोपेगेंडा को बर्स्ट करना है। जैसे आदित्य ने कहा कि भाई उनको, उन लोगों के बीच में आपको सच लेकर जाना है, उनका तो भाई चैनल्स उनके सारे कहने पर चल रहे हैं, सारी चीजें उनके कहने पर चल रही है, तो हाउ डू यू टेक द ट्रूथ टू पीपल, है ना। अब वही किसान आंदोलन का एक दूसरा असर देखिए पंजाब में, जब हम मार्च में, जब ये 2021 में जब ये आंदोलन चल रहा था, हम लोग पंजाब गए थे शूट करने इसी आंदोलन के ही संदर्भ में अपनी आने वाली फिल्म के लिए। तो वहां पर बहुत सारे लोगों से जब बात हो रही थी तो ऑब्वियसली इस किसान आंदोलन को लेकर एक पूरे स्टेट में बहुत एंथुसियाज्म था, खासकर की मालवा बेल्ट में बहुत एंथुसियाज्म था, बहुत एक एनर्जी थी। लेकिन एक बात जो अक्सर कहते थे कि भाई ले देकर ना, फिर क्योंकि उस वक्त आपका संगठन काफी कमजोर हो गया था, तो एक बात जो बहुत सारे लोग कह रहे थे, ले देकर कांग्रेस की फिर सरकार बन जानी, और उसको लेकर हताशा थी, कि इतने बड़े आंदोलन के बाद भी ले देकर कांग्रेस की सरकार बन जानी है। तो वो जो चेंज का मूड था, जो आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं आता है, उसको आप बहुत इफेक्टिवली कंसोलिडेट करती है वहां पर चेंज का मूड जो है। और आप कांग्रेस से, सपा से
और इन सब से एक छोटी पार्टी है, एक गरीब पार्टी है, लेकिन वो अपने मुद्दों को लोगों तक पहुंचा पा रही है बहुत इफेक्टिवली। उनका एक पीआर मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। You know, why aren't the bigger parties being able to do this, and why are they not being able to burst their bubble and their propaganda? एक बात इसमें जोड़ूं, एक्चुअली दो मायने में जुड़ी हुई है। एक जो आखिरी बात नकुल ने कही, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपके सवाल में भी एक था, एक मायने में मुझे अब ये भी लग रहा है कि हम लोग जिस तरह से सोचते हैं एंटी फैसिस्ट लड़ाई के बारे में, कि सब एक साथ आ जाएंगे, सबको एक साथ एक मंच पे आना चाहिए, ये हम लोगों की मतलब वो दिमित्रोव की थीसिस, यूनाइटेड फ्रंट, पॉपुलर फ्रंट वगैरह वगैरह से आई है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन हिस्टोरिकली ये कभी हुआ नहीं हर जगह पे, क्योंकि वो जो फॉल्ट लाइंस हैं, मतलब एक मायने में ट्रेडिशनल पार्टीज के क्राइसिस से ही फैसिज्म का उदय है। मतलब मैं फासिज्म यहाँ पे थोड़ा सा जेनेरिक सेंस में यूज कर रहा हूँ। तो ये जो फॉर्मेशन इस वक्त हमारे यहाँ है, वो उस मायने में उस जेनेरिक सेंस में क्वालिफाई करता है ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो पुराने ट्रेडिशनल पार्टीज का जो क्राइसिस है, अब जैसे यूपी में जो फॉल्ट लाइंस हैं एसपी बीएसपी के, आप अंदाजा लगाइए कि हाथरस के बाद भी अगर दलितों का वोट बड़े पैमाने में जाके पड़ता है बीजेपी, और बसपा का वोट उधर शिफ्ट हो जाता है, वो जानबूझ के होता है या अनजाने में, मतलब उनके ना चाहते हुए होता है, ये सवाल नहीं। सवाल ये है कि हाथरस जैसी घटना के बाद भी हो रहा है, या पंजाब में जो कांग्रेस का रोल था, ये तो अगर लोग सड़कों पे, किसान सड़कों पे नहीं आते तो कांग्रेस तो इम्प्लीमेंट कर रही थी फार्म लॉज। कांग्रेस को कोई ना, उन्होंने पार्लियामेंट में कोई आवाज उठाई ना, वहां पे उनको कोई एतराज था इससे। तो नकुल जो बात कह रहे हैं, मेरे ख्याल से जो कहा इशारतन के नेताओं को भी कुछ करना चाहिए, मुझे लगता है एक्चुअली जो सबसे बड़ा सवाल हम लोगों को जो सबक सीखना है वो ये है कि पुराने स्टाइल की पॉलिटिक्स से इसका मुकाबला नहीं हो सकता। यहाँ ये लड़ाई बिल्कुल नए फुटिंग पे, जो एक सेंस में आपने एक तरह से कुछ बना लिया, वो अलग बात है कि उसमें कई सारी खामियां हैं, कई चीजों पे हम लोग सहमत नहीं होते हैं, लेकिन नए तरीके से अब इनको काउंटर करने की जरूरत है। पुराने जो पार्टियां हैं उनके पास वो मुहावरा नहीं है उनको कंटेस्ट करने। आपके बातों से ही मेरा अगला जो सवाल है वो कि अगर भारत के जो फैसिबाद विरोधी जो आंदोलन है उनको कुछ सीखना है इस चुनाव से, और आप लोगों ने जो बोला, जो बातें बोली, जो ये बात भी उभर के आई है कि जन आंदोलन और जो चुनाव है और जनतंत्र की सवाल है, जन आंदोलन और जनतंत्र को एक साथ में कैसे जोड़ा जाए और वहां से फैसिबाद के खिलाफ लड़ाई को कैसे आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं हम लोग। इस बारे में, इस पर्सपेक्टिव से अगर सोचेंगे तो कौन से वो महत्वपूर्ण बहुत आपको लगता है कि लर्निंग्स हम लोग और सीख या फिर ले सकते हैं इस चुनाव से, या फिर ये जो परिस्थिति बनी है अभी यहाँ से आगे जाने के लिए? आपसे भी सवाल है और नकुल से भी सवाल है। नकुल, would you like to come first? बोलिए। अच्छा, नहीं, मैं दो चीजें फिर, एक तो ये है कि ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि हम लोगों की लड़ाई एक बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में हो रही है, जहां सब लोग एक मंच पे नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं आ पाएंगे। ये कैरेक्टर कुछ ऐसा है, कांग्रेस पहले सारे हिंदुस्तान में शासन करती थी, हर स्टेट में जो नए फॉर्मेशन इमर्ज किए हैं वो कांग्रेस को डेसिमेट करके इमर्ज किए, इसलिए वो एंटी कांग्रेस है। दे कैनॉट बी
ऑन द सेम प्लेटफॉर्म विद कांग्रेस, और इसी का बीजेपी फायदा उठाती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हर रीजनल फॉर्मेशन जो है वो एक्चुअली इन ऑपोजिशन टू कांग्रेस खड़ा हुआ। तो एक तो ये सिचुएशन, अब कांग्रेस को भी ये समझने की जरूरत है कि खेल उनका नहीं है, उनका जमाना निकल गया है। दे आर नाउ द ग्रैंड ओल्ड ग्रैंडफादर पार्टी। उनको थोड़ा सा अपना अंदाज बदलना पड़ेगा। हम आके फिर दोबारा से शासन करेंगे ये नहीं है। आप फैसिलिटेटर की भूमिका ले सकते हैं, आप और लोगों को इकट्ठा लाने की भूमिका ले सकते हैं, उसको किस तरह से आप फैसिलिटेट करें ये तो कर सकते हैं। आप ये कहें कि नहीं हमारी चौधराहट चलेगी, हमारी नेतृत्व में नया लीडरशिप, नया फॉर्मेशन बनेगा जो बीजेपी को चैलेंज करेगा, वो आउट ऑफ द क्वेश्चन। इस सिचुएशन में द फर्स्ट लेसन इज कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने ईगोज को कंट्रोल में रख के, कि ईगोज को भी और अपनी जो एलर्जीज हैं। मतलब ये बहुत अजीब बात है कि मैं कल देख रहा था कि जो कर्नाटक में मुस्लिम ट्रेडर्स के उसका मंदिर के आसपास बैन, ये पता है 2002 का रेगुलेशन कोड, रूल कोट कर रहे हैं जो कांग्रेस के जमाने का। अब यही अगर आपने बना दिया होता तो इस पे हाय तौबा हो गई होती, कांग्रेस ने बना दिया तो पता ही नहीं लगा। तो ये चीज जो है कि भाई आपकी एलर्जीज कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप लार्जर लड़ाई को दिमाग में रखते हैं तो अपनी एलर्जीज को थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, और कैसे एक यूनिटी तो नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम इतना तो हो सकता है कि हम एक दूसरे की खामोखा में काट करने के चक्कर में सारी एनर्जी इधर ही ना जाया करने। एनर्जी जहां लगानी है वहां लगानी चाहिए, पहली बात तो। दूसरी चीज जो मेरे ख्याल से बहुत क्रूशल है, मैंने पहले भी जिस पे इशारा किया था और मुझे लगता है उस पर अभी तक ठीक से सोचा नहीं गया है, जो नए किस्म की मतलब पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पार्टियों का सवाल नहीं है, वो अप्रोचेस का भी सवाल है। और उसमें ये समझना, मतलब हम लोग सब जब लेफ्ट मूवमेंट का हिस्सा थे, हमारे जमाने में तो था ही, लेकिन मेरे ख्याल से नकुल आपके उस वक्त में भी रहा होगा, मतलब हम लोगों को ये लगता था कि हम अपना डेमोन्स्ट्रेशन करके घर आ गए तो हमने काम कर दिया। अब ये जो एक सेंस है कि ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा क्योंकि इतिहास हमारे पक्ष में है, somehow this feeling कि हिस्ट्री इज ऑन आवर साइड, ये नहीं है। आपको लड़ाई लड़नी है, वो सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि वी आर राइट एंड हिस्ट्री इज ऑन आवर साइड। यू हैव टू फाइट टू इंटरवीन, और उसको करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आज के जमाने में, इंफॉर्मेशन एज में, आपको, वो कहते हैं हिंदी में कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हमने जंतर मंतर पे जाके 400 लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया, वो किसने देखा। आज एस्प्लेनेड में कुछ लोग अरेस्ट हुए, ये प्रसेनजीत वगैरह का मैं वो देख रहा था, तो बोले हाँ डेमोन्स्ट्रेशन करने से पहले ही अरेस्ट कर लिया था। अब किसे पता लगेगा कि वो डेमोन्स्ट्रेशन करने गए थे, वो तो निकला भी नहीं डेमोन्स्ट्रेशन वहां से। लेकिन कम से कम उसकी खबर जो है वो चारों तरफ फैलती है, तो उसका असर होता है कि भाई आज इतने लोग इकट्ठा हुए थे अरेस्ट, वो प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया गया, उन्हें अरेस्ट कर लिया। ये खबर जब एकदम तेजी से फैली तो इसका असर फिर भी होता है। बेशक वो डेमोन्स्ट्रेशन ना हो पाए, लेकिन आप कर लें और वो इंफॉर्मेशन नहीं जाए, वो उस मोमेंट के बाद कोई जान ना पाए उसे, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो उसकी जो कंटिन्यूटी है और उसका जो इम्पैक्ट है वो, और दूसरी चीज ये है, अब हम लोगों को ये भी समझना, मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं, लेकिन जितनी गहराई से समझना चाहिए वो नहीं समझ पा रहे हैं। ये नॉन लिटरेट सोसाइटी है, यहाँ ऑडियो विजुअल मेथड्स जो है, ऑडियो विजुअल मीडिया, उसका सहारा लेना बहुत जरूरी है। तो पुराना हमारा हैंडबिल, पर्चा वगैरह वगैरह जो है वो बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। तो मुझे लगता है इंफॉर्मेशन वॉर इस वक्त क्रूशल है, क्योंकि आप अगर इस सरकार को देखें तो दो चीज पे कंट्रोल है, दो फ्लोज, फाइनेंशियल फ्लोज और इंफॉर्मेशन फ्लोज।
पैसा आपका सुखा देंगे, बंद कर देंगे, और आपके इंफॉर्मेशन कहीं से आने ही नहीं देंगे। ये दो चीज पे कंट्रोल हो जाएगा तो आप, ये इनका अंदाजा है कि 20 साल आप शासन करेंगे। ये दो चीज कैसे तोड़ेंगे, ये सब। आई थिंक मैं आदित्य ने काफी सारी बातें रख दी है, मैं इसको बस ऐड करूंगा। ओके, सो मैं ये कह रहा था, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज मुझे जो लग रही है कि एक तो ऑब्वियसली जैसे आदित्य ने कहा कि भाई वो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स की जरूरत है, ये सोच देना कि भाई अब कांग्रेस को माई बाप नहीं बन सकती है, पहली चीज। एक तो बहुत सारे मैंने ऑपोजिशन पार्टीज को देखा, चाहे वो अखिलेश हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो मान के बैठे हैं कि जिस दिन जनता हताश होगी तो वापस तो हमारे पास ही आएगी। तो ये अजम्पशन बहुत खतरनाक अजम्पशन है, ठीक है। दूसरा मुझे जो लगता है कि एक नैरेटिव शिफ्ट करने की जरूरत है, और ये मेरे को बहुत, अब देखिए पश्चिम यूपी में जहां मैंने बताया, जहां पर बीजेपी ने बुरा किया, जहां पूरे यूपी में बीजेपी सबसे बहुत अच्छा कर रही है और सबसे खराब वहां कर रही है, सबसे खराब नहीं, आखिरी जो फेज था आजमगढ़ वगैरह वहां पर भी बहुत खराब किया है। और ये वाला जो फेज है, पहला फेज के ये जो 4 जिले हैं जहां पर सबसे बड़ा दंगा हुआ है यूपी का पिछले 10 सालों में, वहां पर सबसे खराब किया है इस बार, ठीक है। और वहां पर हिंदुत्व पोस्टर बॉयज, संगीत सोम जो 2013 के दंगों में जो सबसे बड़े आरोपी थे, संगीत सोम जो मेरठ के सरदना से लड़ते हैं, सुरेश राणा जो शामली के थाना भवन से लड़ते हैं, उमेश मलिक जो इधर बुढ़ाना से लड़ते हैं, मुजफ्फरनगर से, और हुकुम सिंह साहब तो अब नहीं रहे, बट उनकी बेटी मृगांका लड़ी थी, मृगांका सिंह लड़ी थी इधर कैराना से, जो इतनी कंट्रोवर्शियल सीट बीजेपी बनाती रहती है उसको बार बार। तो ये चारों इंपॉर्टेंट सीट्स ये हारे, मतलब ये चारों हिंदुत्व पोस्टर बॉयज हारे यहाँ पर। इसका एक बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूं कि नैरेटिव चेंज हुआ इस आंदोलन से, ठीक है। हिंदू मुस्लिम से आप नैरेटिव ब्रेड एंड बटर इश्यूज पर लेकर गए, हिंदू मुस्लिम से आप नैरेटिव एक खेती के सामने जो, एक किसानी के सामने जो इतना बड़ा एक क्राइसिस है उस पर लेकर गए, और उस बेसिस पर आपने हिंदू और मुसलमानों को जोड़ा। देखिए मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है, जब हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं, और अब ये भी देखिए कि इस बेल्ट में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दलित आंदोलन भी हुए हैं, ठीक है। आप इसमें ये देखिए कि एक्चुअली जहां ये बात बाकी यूपी के लिए मैं नहीं कह सकता हूं, डेफिनेटली बीएसपी का वोट घटा है, लेकिन आप ये भी देखिए कि ऑपोजिशन का भी 10% बढ़ा है, उसमें एक दलित वोट इधर भी आया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बात जिस तरह से फैलाई जा रही है, बार फैली की है भी, दलित जो भी टूटा है वो बीजेपी में गया है। आप इस बेल्ट में आइए जहां पर बड़े बड़े दलित आंदोलन हुए हैं, यहाँ पर एक कॉन्शियसनेस है खासकर की जाटव समाज में कि हमारा ज्यादा बड़ा दुश्मन बीजेपी है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर दलितों के वोट एक्चुअली इस बार गठबंधन को गए थे, ये देखते हुए कि बसपा नहीं जीत पा रही है और वो गठबंधन की तरफ गए, ये देख बीजेपी को हराने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नैरेटिव बदलना, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं सिर्फ जन आंदोलन से नैरेटिव बदलेगा। देखिए जन आंदोलन और इस स्केल के जन आंदोलन रातों रात हर रोज नहीं खड़े होते हैं, ये यादगार जन आंदोलन बनते ही इसलिए हैं क्योंकि कभी कभी होते हैं और जनता में वो उबाल, मतलब जब देखिए, और ये कभी कभी ऐसा होता है कि जन आंदोलन कब इतने बड़े हो जाएंगे हमें खुद नहीं पता होता है। किसने सोचा था सीए एनआरसी के विरोध में इतना बड़ा एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों ने मेहनत नहीं करी उसको खड़ा करने में, लेकिन बहुत स्पॉन्टेनियस किसान आंदोलन, या 2 अप्रैल का जो SC/ST डाइल्यूशन, जब SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है उसका जो डाइल्यूशन किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके खिलाफ एक ऐसा स्पॉन्टेनियस इतना बड़ा आंदोलन हुआ 2 किसने अप्रैल। कॉल दिया है ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता किसने कॉल दिया है, एग्जैक्टली ना। और फिर ये जो किसान आंदोलन हुआ, तो इतने बड़े बड़े जो आंदोलन हो रहे हैं, इसको हमें ये मान के चलना है और हमें ये समझना है जो कि, और ये भी किसान आंदोलन अब किसी भी, अब जो 32 यूनियन शुरू में थी SKM में, अब तो बढ़ गई हैं, लेकिन जो 32 यूनियन शुरू में थी SKM में, उनमें से अब किसी से भी पूछ लीजिए, ठीक है, किसी ने नहीं सोचा था इतना बड़ा एक मोबिलाइजेशन हो जाएगा, हरियाणा साथ में आके जुड़ जाएगा, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था, और पश्चिम यूपी जुड़ जाएगा, ये तो हमारी, मतलब मुजफ्फरनगर और शामली के किसान और वही टिकैत बीजेपी को गालियां देंगे, ये तो हमने मतलब अपने सबसे बेहतरीन सपनों में नहीं देखा था पिछले 7 सालों में, ठीक है। तो सबसे खूबसूरत सपनों का भी हिस्सा नहीं था ये,
ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक तो जन आंदोलनों से, दूसरा इलेक्टरली जो पार्टीज जो कंटेस्ट कर रही हैं बीजेपी के खिलाफ, उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो नैरेटिव बदलने की कोशिश करें। जो मेरे ख्याल से, जैसे आदित्य भी अभी कह रहे थे, इधर इशारा भी था, अब देखिए दिल्ली में बीजेपी ने कितनी कोशिश करी है इस चुनाव को कम्युनलाइज करने की। जब 2015 में दिल्ली का 20 में जब दिल्ली का चुनाव हुआ था, बहुत जबरदस्त कोशिश करी थी। लेकिन आपको डटे रहना है अपने मुद्दों पर, आपको पिच बदलनी होगी। जैसे बीजेपी कुछ भी करके कोशिश करेगी कि खींच खींच के आपको वापस उन पोलराइजिंग मुद्दों पर ले आए ऑपोजिशन को। प्रॉब्लम ये होने लग गई है कि ऑपोजिशन को एक मिनट नहीं लगता उस पर रिस्पॉन्ड करने में। और ठीक है, कभी कभी बहुत जरूरी है रिस्पॉन्ड करना, कभी कभी बहुत जरूरी होता है किसी चीज के खिलाफ बोलना, उसकी निंदा करना, बिल्कुल करना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी जैसे सीपीआई-एमएल ने, लिबरेशन ने, इनके एमएलएज ने इधर बिहार के असेंबली में जो कश्मीर फाइल के वो टिकट्स विकेट्स फाड़े हैं, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एमएल का जो ग्रोथ हुआ है वहां पर, या बाकी जगह आज आम आदमी पार्टी का ग्रोथ हुआ है, वो सिर्फ सांप्रदायिकता के सवालों पर तो लड़के नहीं हुआ है ना। एमएल का तो एक बहुत रिच हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल रहा है वहां पर, जिसमें सांप्रदायिकता से लड़ना तो एक बहुत छोटी उसका एलिमेंट है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये इलेक्टोरल बैटल्स में जो पार्टियां आ रही हैं, वो भी सिर्फ इनकी हर चीज पर उसी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड, कभी कभी रिस्पॉन्ड भी करना है, लेकिन रिस्पॉन्ड भी आप उसी तरीके से मत करिए जो प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स है, जो वो चाह रहे हैं। ठीक है, आपको भी स्मार्टली कई बार, अभी जो दिल्ली असेंबली में हुआ है ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो एक भाषण आया था जो बहुत हद से ज्यादा वायरल हो गया। कश्मीर फाइल्स झूठी हो तो एक लाइन में अंत में बोल गए, लेकिन पूरा मजाक इस बात का उड़ाया गया कि भैया आप लोग पोस्टर ही लगा रहे हो फिल्मों के और कुछ कर नहीं रहे हो। ठीक है, तो आई रियली फील कि अगर हम लाइवलीहुड इश्यूज पर फिर से, यू सी लेफ्ट का एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म रहा था एक टाइम पर कि इकोनॉमिज्म में फंस गए हैं, क्लास रिडक्शनिज्म है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। लेकिन दैट डजंट मीन यू थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर ना, कि ये अल्टीमेटली तो ये पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लाइवलीहुड इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट है, तो ये लेफ्ट इश्यूज ना अल्टीमेटली। इसको अगर फिर से नहीं मेन स्ट्रीम बनाया गया, अब इन्फ्लेशन इतना जबरदस्त हो रहा है, अभी कांग्रेस ने फाइनली उसके खिलाफ एक कॉल दिया है, अभी कुछ छोटे मोटे प्रोटेस्ट भी किए थे शायद, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ पर ये भंडारा है जो आपके सामने आज एक क्राइसिस है। मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, न्याय स्कीम जो राहुल गांधी ने प्रपोज करी थी सबसे पहले, न्याय स्कीम पर क्यों ये लोग कैंपेन नहीं कर रहे हैं जब इतनी भयंकर बेरोजगारी देश में फैली हुई है। न्याय स्कीम को आप बेरोजगारी भत्ता बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक मिनिमम अश्योर्ड इनकम का जो सवाल है, अब आई एम नॉट सेइंग कि वो आइडियल है जो उनका भी मांग है न्याय की, बट ये तो उस पर भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो और हर बार यही होगा कि बीजेपी वाला कोई अजीबोगरीब बात करेगा, आप उस पर, माय पॉइंट इज ये हमारे सामने है इसका रिजल्ट, ठीक है, कि जहां जहां ऑल्टरनेट मुद्दों पर आपने उनको अपनी पिच पर खींच लाए हो, वहां पर आप जीत रहे हो उनके खिलाफ। जहां आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है। अब ये देखिए, अभी यूपी के चुनाव में मैं बड़ा इंप्रेस था जिस तरह से गठबंधन गांव गांव में इनके कैंडिडेट्स मुद्दों पर बात कर रहे थे, एमएसपी तक पर बात कर रहे थे, ठीक है, बहुत सारी चीजों पर बात कर रहे थे। बट प्रॉब्लम यह है कि वो नैरेटिव बनाने की कोशिश ही उन्होंने करी चुनाव से 1 महीने पहले। वो अचानक अखिलेश जी तो मतलब अपने वो वनवास के बाद, अचानक 5 साल के वनवास के बाद लौटे थे, तो ऐसे में तो खैर आप नहीं जीतते हैं चुनाव, राइट। बट द पॉइंट इज नैरेटिव शिफ्ट करने की जरूरत है, इट्स वेरी क्लियर। वो नैरेटिव अगर आपके पास नहीं है पॉलिटिकली, तो और वो आप बार बार जनता पर नहीं भरोसा कर सकते हो कि चलो फिर से जनता आंदोलन करेगी उससे नैरेटिव बदल जाएगा, ये हर बार नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी कुछ करना होगा उसके लिए, जो कि थोड़ा बहुत कुछ हद तक मुझे को नजर आ रहा है, कुछ कुछ इलाकों में तो नजर आ रहा है, कुछ लोगों में, कुछ पार्टियों में कुछ हद तक नजर आ रहा है। एक बात तो बहुत जो आप दोनों की बात से आ रहा है कि जन आंदोलन एक चीज है, लेकिन वहां पे एक फैसिलिटेटर का भूमिका निभाना भी बहुत जरूरी है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चुनाव में भाग ले रहे हैं, वो सिर्फ मतलब वोट के लिए हैं या फिर कुछ बदलने के लिए भी आए हैं यहाँ पे, ये एक मुद्दा बहुत बड़ा बन रहा है।
एक सवाल ये भी है कि हमारे देश में अगर हम देखें कि जनतंत्र के इतने सालों में चुनाव के जो हाल है, जो मसल और मनी पावर के साथ जो चुनाव का एक तरह से कनेक्शन बन गया है, और जैसे इस तबके को, इस चीज को, इस आंकड़े को जैसे नॉर्मलाइज किया जाता है हमारे पूरे देश में, तो वहां पे खड़े रहे कि अभी का जो वक्त है, आप दोनों की बातों से समझ में आ रहा है कि उस इक्वेशन को बदलने का बहुत जरूरत है। चुनाव के साथ में मनी और मसल पावर का जो रिश्ता बन चुका है, उस वहां पे एक मतलब ऐड करना भी जरूरी पड़ गया है अभी इस हालत में खड़े होके। अगर आप बंगाल में भी देखें, और आपने जैसे बोला नकुल के बिहार के विधानसभा के बारे में और प्रोटेस्ट के बारे में, अगर हम लोग बंगाल में देखें तो देखने को मिल रहा है कि जो टीएमसी पार्टी है वो सत्ता में तो आई, और वो सत्ता में आई लोगों के मतलब एंटी फैसिस्ट वोट के बेस पे वो सत्ता पे आई। लेकिन सत्ता के आने के बाद वो लोग क्या कर रही है, लोगों में जो जिन बातों का वो सामने रखते हुए, जिन मुद्दों को सामने रखते हुए, डेमोक्रेसी का क्वेश्चन, एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन सामने रखते हुए वो जीत के आई, उसी बात पे वो काम तो बिल्कुल ही नहीं कर रही है। और आपको पता ही है कि रिसेंटली कैसे हालात है बंगाल में। और इस बात के चलते हुए एक सवाल जो आ रहा है कि बंगाल में जैसे नो वोट टू बीजेपी का कैंपेन जो रहा वो बहुत सक्सेसफुल रहा था, लेकिन ये नो वोट टू बीजेपी का कैंपेन थोड़ा सा यूपी में भी और पंजाब में भी मतलब खड़ा करने की कोशिश किए गए थे, लेकिन वो हो नहीं पाई। तो क्यों आपको लगता है कि ये जो कैंपेन बंगाल में इतना सक्सेसफुल रहा, जिसके चलते लोगों ने वोट दिया बीजेपी के खिलाफ में, वो जो पंजाब देखे, यूपी देखे, और जो दूसरे भी स्टेट है जहाँ पे चुनाव हुए, वहां पे वो काम क्यों नहीं कर पाई? मुझे लगता है कि जो बंगाल में एक बड़ा इनिशिएटिव ये बन गया, ब्रॉडली आप कह सकते हैं कि एक सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव बन गया, तो बहुत तरह के लोग शामिल हो गए, और वो एक ऐसा कैंपेन बना जिसमें कि एक्चुअली उसका एक जमीन पर असर होने की संभावना बनी। वो और जगहों पे नहीं, पंजाब में तो खैर प्रॉब्लम नहीं है इतना, क्योंकि पंजाब में बीजेपी है बहुत मार्जिनल, वो उन लोगों के साथ एसएडी वगैरह के साथ मिलके उनका जो है वो था, अपने आप में उनका इतना बड़ा ताकत नहीं है। लेकिन जो यूपी जैसी जगह है या उत्तराखंड जैसी जगह, यहाँ पर एक्चुअली सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म नाम की चीज अभी है, मतलब बहुत मार्जिनल, छोटा छोटा। लखनऊ में आपको कुछ मिल जाएंगे, इलाहाबाद में कुछ मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप यूपी के और शहरों में जाके देखें तो बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको उस तरह का सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म मिलेगा। अब बहुत बड़ा स्टेट है, तो वहां पे उसका असर इसलिए भी नहीं हुआ, वो अभी तक पार्टी और पार्टीगत दायरे से बाहर नहीं निकला। जो और यहाँ मुझे लगता है कि एक बहुत अगर मैं इसको एक जनरल लेवल पे कहूँ, नकुल की पिछली बात से जोड़ते हुए, तो वो जो नैरेटिव बदलने का सवाल है, उसका एक काम है जो इलेक्शन के टाइम पे और जो पार्टियों के जरिए करने का है, कि आप वो उन इश्यूज को सामने लाएंगे जो जोड़ते हैं, वो इश्यूज को नहीं जो तोड़ते हैं। तो अब अगर ये करना है तो बीजेपी की कोशिश तो हमेशा ही रहेगी कि वो फिर उसको हिंदू मुस्लिम बना दे, और ये भी सही है कि हमेशा आप चुप नहीं रह सकते हैं। मतलब जो आम आदमी पार्टी ने तरीका लिया है वो एक्चुअली एक लेवल पे प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों पे उनको चुप्पी मारनी पड़ती है। तो मुझे ये लगता है जैसे लिबरेशन जैसे पार्टी के लिए या और हमदर्द किस्म के जो संगठन है वो है, उन लोगों को एक थोड़ा ब्रॉडर सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव। अब देखिए, मुझे ये लगता है कि वो एक जगह है सिविल सोसाइटी के रिस्पॉन्स,
और जो इस तरह के चीजों पे जब आपको करना है, एक कोई नॉन इलेक्टोरल फोरम भी होना चाहिए, नॉट इन माय नेम टाइप। जस्ट आई वांट टू ऐड कि आप देखिए कि एसकेएम जो बनी और पंजाब जब वापस एसकेएम गई तो उसमें से कुछ छोटी यूनियंस थी जिन्होंने कहा कि हम पार्टी बना रहे हैं अपनी एसएसएम। लेकिन जितनी भी बड़ी यूनियंस थी उन सब ने इससे अलग हो गए, उन्होंने कहा नहीं हमको पार्टी नहीं बनानी है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली इन्होंने ये साबित कर दिया कि जैसे आदित्य कह रहे थे कि आउटसाइड ऑफ द इलेक्टोरल अरीना भी, ये तो मैं एक्चुअली किसान आंदोलन से तो मैं कंप्लीटली कन्विंस हो गया हूँ कि आउटसाइड एक डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए आउटसाइड एक इलेक्टोरल अरीना भी बहुत जरूरी है, बट आउटसाइड ऑफ द इलेक्टोरल अरीना भी एक बहुत बड़ी इस तरह की फोर्सेस की जरूरत है, जो प्रेशर ग्रुप्स होंगी, जो सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म होगा, जो यूनियंस होंगी, जो नेसेसरीली इलेक्टोरल अरीना को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं लेकिन उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करें, यू नो। और मुझे लग रहा है कि जैसे अभी जो बीकेयू का रिवाइवल हो रहा है यूपी में, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उस तरीके का कुछ बनेगा, यू नो, बिकॉज बिल्कुल ये बात सच है कि उसके हिस्टोरिकली बहुत रीजंस ढूंढे जा सकते हैं, पर यूपी में उस तरह का सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम। एक सवाल जो मेरे दिमाग में भी आया और कईयों ने पूछा है इस दौरान, स्पेशली ये यूपी के इलेक्शन को सामने रखते हुए ये सवाल है कि अगर यूपी का जो वोट परसेंटेज रहा है, हमने देखा है कि बहुत महिलाओं ने यूपी में बीजेपी के लिए वोट किया है, लेकिन यूपी का हालत देखे अगर हम लोग तो देखेंगे कि जो महिलाओं का लिए जो स्थिति रहा है ये राज्य में, यूपी में, वो खतरनाक रहा है, बहुत हॉरिफाइंग है। मास रेप से शुरू करके सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी का क्वेश्चन, घर में सेफ्टी का क्वेश्चन, लाव जिहाद जैसे कानून लेके आना, इन सारी चीजों का एक तरह से शुरुआत भी यूपी में और बीजेपी ने बनाया भी है आदित्यनाथ के मतलब राज में, बोल सकते हैं। तो क्या आपको लगता है इसका कारण रहा होगा? देखिए पहली चीज ये है कि एक मिथ है, अगर आप ममता का वोट देखेंगे बंगाल में, या नवीन पटनायक का वोट देखेंगे, या नीतीश का वोट देखेंगे, तो मेल एंड फीमेल वोटर्स का एक बहुत बड़ा, कम से कम 5 से 6% का फासला होता है। बीजेपी के लिए ऐसा कोई इतना बड़ा फासला नहीं है यूपी में, ऑलमोस्ट 1% के करीब भी है थोड़ा सा। तो ये बीजेपी का ही बनाया हुआ एक मिथ है और एक नैरेटिव है जिसको एवरीबॉडी इज बाइंग इनटू इट विदाउट क्वेश्चनिंग, ठीक है। दलित वोट बहुत सारा बीजेपी में गया है, इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन इसका जो स्केल आप देखिए, अभी भी बीजेपी को, बीएसपी को हर स्टेटिस्टिक के हिसाब से इस बार भी कुछ 70% के करीब जाटव वोट मिला है, ठीक है, जो सबसे बड़ी दलित कम्युनिटी है यूपी में। और जो दलित वोट गठबंधन को भी मिला है वो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो इधर भी तो मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के ये नैरेटिव्स में हम भी फंसे जा रहे हैं बार बार। ये कहना कि महिलाओं ने, इनफैक्ट ये नैरेटिव तक फैला दिया बीजेपी ने कि भाई मुस्लिम महिलाएं हमारे लिए वोट कर रही हैं क्योंकि हमने 3 तलाक की बात करी, ऐसी, मतलब आप कह रहा ना, ये इस बार तो मतलब मैं इतने सालों से मैं इतना प्लेजेंटली सरप्राइज था, चाहे इतने सालों से मतलब हम यूपी में, पश्चिम यूपी में काम कर रहे हैं, वहां पर मुस्लिम औरतें सुबह सुबह सबसे पहले, घर के काम बाद में होंगे, लाइनों में लगी हुई हैं वोट करने के लिए, यू नो। तो और वो वोट सारा गठबंधन को गया है, ठीक है। पश्चिम यूपी में बहुत सारी जगह हमने देखा है। तो ये थोड़ा सा एक मिथ भी क्रिएट किया जा रहा है अभी, अनफॉर्चुनेटली यूपी में विमेन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी और जेंडर के जो सवालों को इतना सेंटर स्टेज आज भी नहीं मिला है, पहले भी नहीं था। जैसे हम दिल्ली में देख रहे हैं, बंगाल में कुछ देख रहे हैं, उड़ीसा में देख रहे हैं, कई सारी स्टेट्स में देख रहे हैं कि जेंडर के सवाल, केरला में कितने बड़े रूप में हुआ है, या लेफ्ट की एक वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव रहा है वहां। तो शबरीमला के सवाल पर भी मतलब सीधा सीधा टेक ऑन किया बीजेपी को। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि यूपी में अनफॉर्चुनेट, जैसे कांग्रेस ने कोशिश करी, ठीक है, लेकिन वही बात है कि आपने 3-4 साल संगठन तो बनाने की, मतलब आपने मीडिया पर कुछ ना कुछ अपने मतलब करते रहे आप कि मीडिया के सामने हर 3 महीनों में कभी प्रियंका गांधी पुलिस से बैठी, जिसकी बहुत जरूरत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन एक्चुअली जमीनी संगठन बनाने का जो काम था वो तो बिल्कुल ही
किस तरीके से हो रहा था हम देख रहे हैं, द लेसर सेट द बेटर। चुनाव आने वाले हैं और आपको अचानक लगता है कि हमारे पास तो कोई एक कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे साथ हुई नहीं, तो आपने अचानक चुनाव से 1 महीने या 2 महीने पहले आपने लड़की हूं लड़ सकती हूँ नारा देकर जेंडर एज एंड विमेन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी खड़ा करने की कोशिश करी। ऐसे थोड़ी ना होता है, ये एक लंबा संघर्ष है। आपको 5 सालों से इसी पर ही फिर संघर्ष करना चाहिए था, कम से कम 2-3 साल संघर्ष करते, इन्हीं मुद्दों पर, जेंडर के सवालों पर करते, महिलाओं के सवालों पर करते। तो ये अनफॉर्चुनेट है, और लेकिन ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपी में अभी धीरे धीरे महिलाएं असर्टिव हो रही, मतलब असर्टिव अलग अलग तरीके से, बट पॉलिटिकली भी असर्टिव हो रही हैं धीरे धीरे। एक जनरेशन, नई जनरेशन महिलाओं की पॉलिटिकली भी असर्टिव हो रही है। मुझे लग रहा है आने वाले कुछ सालों में, बाकी स्टेट्स के मुकाबले ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में महिलाओं के सवाल भी, और महिलाएं अपने आप में कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेंगी जैसे बाकी स्टेट्स में बन रही हैं, लेकिन अभी नहीं है। ये एक बीजेपी का मिथ क्रिएटेड है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसमें जहां कम्युनिटी के मर्द जहां जा रहे हैं, लगभग महिलाएं ज्यादातर वहीं जा रही हैं। कोई आपको खास स्प्लिट नहीं दिखेगा दोनों के वोट्स में। मुझे ऐसा लग रहा है जो सीएसडीएस का पोस्टपोल डेटा है उसमें, उसके बेसिस पे जो इन्होंने हिंदू वगैरह में भी लिखा, तो वो उसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा विमेन प्रेफरेंस जो है इनके प्रति ज्यादा था। बट आई एग्री विद नकुल कि दैट डज नॉट इंक्लूड, वो अक्रॉस द बोर्ड जेंडर डिवाइड नहीं है या विमेन्स वोट नहीं है। वो ज्यादातर वो जो हिंदू विमेन, अपर कास्ट विमेन, इनका वोट है। और एक चीज जो शायद मेरे ख्याल से नकुल को बेहतर मालूम होगा क्योंकि वो पूरे यूपी घूमे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो डाउट हो रहा है वो ये है, अगर पिछला एसपी रेजिम को याद करें जिसका कि काफी बीजेपी ने प्रचार किया और जो लोगों में काफी डर पैदा किया, वो जो मुलायम सिंह के रेजिम का एक गुंडागर्दी का रेजिम था शहरों में, कस्बों में, और एक ये बात की मतलब औरतें शाम को निकल नहीं पाती थी घर से और अब बिल्कुल खुले उससे निकल रही हैं। ये चीज जो है ये काफी हद तक वो पुराना एसपी रेजिम का जो रिकॉर्ड है उसकी वजह से पैदा हो पाया। तो मेरा एक ये भी मतलब जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि हमारी आज की जो एंटी फैसिस्ट लड़ाई की प्रॉब्लम है, वो एक ये भी है कि हम लोगों को ऐसे सब पार्टियों के इतिहास का भी बोझा ढोना है जिन लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें की हैं कि अब वो हमारे गले का फांस बना हुआ है। तो वो हमारे मोर्चे में भी है, हम लोग एक ही मोर्चे में शामिल है, लेकिन उसका जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है उसे भी भुगतना है। ऐसे ही दलितों का सवाल, आई एग्री अगेन, नकुल के साथ मैं सहमत हूं कि अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, लेकिन जब एक पार्टी का वोट बिखरता है, मायावती ने जिस तरह का पोजीशन ले लिया उसमें एक्चुअली वो वोट या तो इधर जाएगा या उधर जाएगा। और जहां जहां पर मुझे लगता है ये, जैसे यहाँ पे वेस्ट यूपी के इलाके में डेफिनेटली वो गठबंधन को गया। फिर जहां जहां वेस्ट यूपी में, बाय द वे ये नकुल और बता पाएंगे, वेस्ट यूपी में चंद्रशेखर का तो अपना संगठन है ही है जो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, लेकिन उसके अलावा भी थोड़ा सा रेडिकल किस्म के दलित संगठन रहे हैं जो एक्टिव रहे हैं, और उनका भी असर है कुछ कि वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा, और कुछ भी हो जाए लेकिन वो बीजेपी के खाते में नहीं जाएगा। ये बात तो कम से कम इस इलाके में तय है, जो शायद ईस्ट यूपी या सेंट्रल यूपी में उतना नहीं। तो हो सकता है कि वहां पे पैटर्न अलग रहा हो। ये भी एक फैक्टर है जो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक चीज मुझे लग रहा है कि हमने आज जो भी डिस्कशन जो चला, वहाँ पे बहुत सारे चीजों पे हम लोगों ने अपने बातें, अपने ओपिनियंस रखे। ज्यादातर क्या फैसीबाद के विरोध में क्या काम आ सकता है, क्या काम नहीं आ सकता है। थोड़ा सा ये भी जानना चाह रही थी कि आप लोगों को क्या लगता है, वो जो
फ्यूचर है जो इन पांचों स्टेटों में, राज्यों में जहाँ पे बीजेपी क्षमता में आ गई, यहाँ पे जैसे कर्नाटक में हमको देखने को मिल रहा है कि बहुत ही मतलब एकदम स्टेट का डायरेक्ट इंटरवेंशन के जरिए वहाँ पे एक हिंदू सुप्रीमिसिस्ट स्टेट बनाने का एक काम चल रहा है। ये हिजाब का मुद्दा जो है उसको सामने रखते हुए देख रहे हैं, जो जैसे आपने बोला कि ये जो वहां पे जो बिजनेस कर रहे हैं उनको बिजनेस ना कर मतलब करने नहीं दे रहे हैं। मतलब एक फ्रंट पे अटैक नहीं है, हर एक फ्रंट पे ये अटैक जो है ये हिंदू सुप्रीमेसी स्टेट का ये बनाने की कोशिश चल रही है। तो क्या आप कुछ मतलब आपके एप्रीहेंशंस क्या है इन 5 राज्यों में? और जो हमको पता है कि 2024 में जो जनरल इलेक्शन भी आने वाला है, और वहां पे आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या आशाएं हैं, क्या मतलब आपके एप्रीहेंशंस हैं चुनाव को लेके, और बीजेपी क्या बना सकती है देश को इस चुनाव में? वो क्षमता में तो आ गए हैं, उनके पास पावर तो है इन चारों स्टेटों में जो वो आ चुकी है अभी। देखो, जहां तक आप इसकी बात कर रहे हैं कि एक हिंदू सुप्रीमेसिस्ट और एक स्टेट बनाने की जो बात है, और एक बहुत ही अथॉरिटेरियन हिंदुत्व स्टेट या फैशिस्ट स्टेट बनाने की जो बात है, देखिए यूपी में तो हमने उसका बहुत गंदा रूप पिछले 5 सालों में देखा है। यूपी में कभी कभी बहुत ऑलमोस्ट मतलब जिसको सो कॉल्ड डिस्टर्ब्ड स्टेट्स घोषित किया जाता था, नॉर्थ ईस्ट में कई सारी स्टेट्स या कश्मीर, किसी जमाने में पंजाब, और वहां पर जिस तरह की अट्रॉसिटीज होती थी, एक बेलगाम पुलिस होती थी, एक या होती है, यूपी में तो ऑलमोस्ट वो हालात हमने देखे हैं 5 सालों में, एंड अभी वो कहाँ किधर जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट अभी तो सब बैठे बैठे सिर्फ स्पेक्युलेट कर रहे हैं, वेयर टू फ्रॉम हियर। सो वी आर ये एक तो ये मतलब ये कहाँ जाएगा, देखिए ये तो हमें ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि ये हो रहा है, और इसको कैसे हम बदल सकते हैं, दिस इज आई मीन सॉरी, सो इसको अभी जहां तक हिजाब का सवाल है, बट मुझे कई बार लगता है कि अब देखिए राजनीति कहाँ पर आके गिर गई है, हलाल मीट, मतलब अब बकरा कैसे कटेगा और मुर्गा कैसे कटेगा, बीजेपी वहां तक राजनीति ले आई है, ठीक है। और ये मैं फिर से रिपीट करूंगा, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, मतलब हिजाब बैन भी जब वो कोशिश कर रहे हैं कर्नाटका में, और जिस तरह से वो नौजवान महिलाओं के साथ जिस तरह की बदसलूकियां हुई हैं वो मुस्लिम लड़कियों के महिलाओं के साथ, मतलब वो आपकी जो भी पॉलिटिक्स हो, लेकिन जिस लेवल पर चीजें गिर रही हैं, माय पॉइंट इज उस डिबेट में, लेकिन वहां पर फिर से फंस जाना कि क्या हिजाब कंपलसरी है कि नहीं इस्लाम में। आई डोंट थिंक दैट इज द रियल क्वेश्चन। द रियल क्वेश्चन इज दैट यू कैन नॉट डिप्राइव यंग women of education, full stop, of employment. You cannot irrespective of whether, I mean, and वो यूनिफॉर्म की बात है, हाँ तो यूनिफॉर्म तो सब पहन रहे हैं ना, लेकिन उस यूनिफॉर्म के साथ कोई हिजाब पहनता है, कोई मुट्ठी में कलावा पहनते हैं हिंदू, कोई पहनते हैं सिख, पगड़ी पहनते हैं सिख। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम जो उसमें भी हम उसी डिबेट में फंस गए कि भाई इस्लाम के टेनेट्स क्या कहते हैं हिजाब के, हम मतलब कई सारे लोग, एंड आई रियली फील कि यहाँ पर पूरा क्वेश्चन था कि आप महिलाओं को एजुकेशन से डिप्राइव नहीं कर सकते हो, राइट। सो ये जो स्पेक्युलेशंस हैं इसमें आई थिंक कोई इसमें जैसे आदित्य ने भी कहा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म की जरूरत है, जैसे नॉट इन माय नेम वगैरह दिल्ली में हुआ या नो वोट टू बीजेपी बंगाल में हुआ, वो कंटिन्यूअसली करने की जरूरत है, एंड it's going to be very exhausting in the years to come. I can see it in the next 2 or 3 years because 24 तक बीजेपी और कोशिश करेगी इसको बढ़ाने की, लेकिन ये कह देना कि 24 is a foregone conclusion, I don't agree with that. I'm not being very optimistic here. Don't get me wrong. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ unnecessarily आशावादी नहीं हो रहा हूँ, right? लेकिन बीजेपी का एक बहुत, अगर आप देखेंगे पंजाब के चुनाव में एक वीडियो वायरल हुई, ठीक है, जहां बीजेपी का एक लोकल नेता भाषण में कह रहा है पंजाबी में
कि आपको हमें नहीं वोट करना है मत करो, कांग्रेस को डाल दो, ये झाड़ू वालों को तो मत करो कम से कम, ठीक है। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज गया था कि अल्टीमेटली बीजेपी चाह रही है कि कांग्रेस वर्सेस और राहुल वर्सेस, क्योंकि प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन तो हो गए हैं, तो खासकर की लोकसभा, ठीक है, तो ये राहुल वर्सेस मोदी बन जाए चुनाव। लेट्स आल्सो बी क्लियर, राइट, ये राहुल वर्सेस मोदी बना रहे ये चुनाव, दैट इज व्हाट दे वांटेड। एंड दे आर नाउ सेइंग कि हमारे सामने एक नई ऑपोजिशन उभर रही है, ठीक है। कल गडकरी ने भी यही कहा। हाँ जी, गडकरी ने भी कल न परसों ये कहा, अच्छा, क्या? कांग्रेस का रहना बहुत जरूरी है, स्ट्रॉन्ग हाँ ऑपोजिशन। एक्चुअली दे नो हाउ टू अटैक कांग्रेस, और कांग्रेस और बीजेपी का एक दोनों को एक दूसरे को सुपर रीइंफोर्स करते हैं। जब एक नया फोर्स आ जाता है कोई, तो इनको मालूम नहीं है कैसे रेस्पॉन्ड करें। सॉरी, आई जस्ट काइंड बटटेड इन बिकॉज़ नो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि जो आदित्य ने थोड़ी देर पहले कहा ना कि कुछ ऐसी एंटी फैशिस्ट फ्रंट में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनके इतिहास की हरकतें ऐसी हैं जो वो गले की हड्डी भी बन गई है हमारे लिए, राइट। तो अभी नई फोर्स जब आती है उसकी लाख प्रॉब्लम्स है, दिख भी रही हैं आपकी प्रॉब्लम्स, बट यू डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू सो मच ऑफ व्हाट दे आर सेइंग, एंड दे आर थिंकिंग क्रिएटिवली, दे आर ट्राइंग टू चेंज द नैरेटिव, दे आर ब्रिंगिंग इन अ न्यू नैरेटिव, राइट। इन नॉर्थ इंडिया में, पश्चिम यूपी में अभी भी कास्ट कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, मैं और मतलब मैं इसको कहीं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन पश्चिम यूपी में पहली बार देख रहा हूँ कि पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन जैसी चीजें डिस्कोर्स का हिस्सा बन रही हैं, यू नो, और ये रिपल इफेक्ट इन्हीं के कैंपेन से आ रहा है, राइट। बिजली 300 यूनिट दिल्ली में फ्री मिल रही है, इसकी सब बात कर रहे हैं आजकल, ठीक है, और वेट कर रहे हैं पंजाब में कब होगी। सो माय पॉइंट इज दैट एक वेलफेयरिज्म हो सकता है, ये टेम्पररी एजेंडा हो सकता है, टेम्पररीली वीक करे, हो सकता है कुछ स्टेट्स में सिर्फ वेलफेयरिज्म एज एन इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी काम ना करे, हो सकता है कई जगह करे। बट द पॉइंट इज कि जो आप कह रहे हैं कि 2024 इज अ फोरगॉन कंक्लूजन, आई एम सेइंग लेट्स वेट फॉर गुजरात, लेट्स वेट फॉर हिमाचल प्रदेश, लेट्स वेट फॉर राजस्थान, मध्य प्रदेश, देयर इज छत्तीसगढ़, there's a lot that can happen till then. And एसकेएम इनएक्टिव नहीं हुआ है, एसकेएम एक्टिव है अभी भी, एसकेएम अभी भी प्लानिंग कर रहा है, मीटिंग्स हो रही है उनकी, और एसकेएम लगातार, एसकेएम में किसान संगठन भी बढ़ रहे हैं देश भर से, ऐसा नहीं है कि वही संगठन जो है जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य इधर के थे, और भी स्टेट्स के जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश मतलब। तो यू सी, आई डोंट थिंक 2024 इज अ फोरगॉन कंक्लूजन। मुझे लगता है एक्चुअली ये सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म का मामला जो है, सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म्स, तो एक टाइम तो था जब एक्चुअली 30s 40s में तो कम्युनिस्ट ने इनिशिएटिव लेके जगह जगह पे एंटी फैसिस्ट राइटर्स, एंटी फैसिस्ट आर्टिस्ट, ये वो वगैरह वगैरह प्लेटफॉर्म शुरू किए थे। लेकिन वो राइटर्स को एक्टिविज्म के लिए नहीं ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वो राइटर्स और आर्टिस्ट को ऑर्गेनाइज करते थे फॉर काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग अ वॉइस टू द एंटी फैसिस्ट स्ट्रगल। लेकिन जो जरूरत है आज की मेरे ख्याल से वो ये है कि एक बड़े पैमाने, जैसे कर्नाटक जैसी जगह में सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव एक्टिविज्म के बेसिस पे कुछ प्लेटफॉर्म्स खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मतलब मसलन कर्नाटक का कुछ किसान हिस्सा जो है बहुत एक्टिव रहा है, नंदुंज स्वामी के टाइम से एक्टिव रहा है, वो कारगिल के खिलाफ, मंगसैंटो के खिलाफ बहुत मूवमेंट किए हैं। अभी ये कविता कुरुगंटी वगैरह इसका हिस्सा थे किसान आंदोलन का। ऐसे ही वर्कर्स के भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिन्हें इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन वो अलग अलग जगह पे हैं, उनको कैसे एक मंच पे, एक नॉन इलेक्टोरल, ये बहुत जरूरी है, जो जिसे इलेक्शन लड़ना है वो ये लड़ाई नहीं लड़ पाया, वो लड़ेगा तो बीजेपी जीतेगी, दैट इज वेरी क्लियर। और बीजेपी का सारा खेल वही है।
हलाल, हिजाब हिजाब ये सब ऐसा कर दो कि अगले इलेक्शन से पहले कर्नाटक में फिर वो जीत जाए। तो यू हैव टू सी टू इट कि ये वाले मसले जो हैं ये नॉन इलेक्टोरल मोर्चा बन के उठे, जिसका इलेक्शन से कोई मतलब नहीं। इलेक्शन में कौन जीतेगा लड़ेगा वो उनको लड़ने दे। इनको जब ये समझ में आए कि भाई ये आ नहीं रहा है, इलेक्शन के अंदर ये मुद्दा नहीं रहता, देन दे फील फ्रस्ट्रेटेड, जो यूपी में हुआ एक्चुअली। तो इस बावजूद इसके कि वो जीते, लेकिन वो बना नहीं पाए उसको मुद्दा। वो कितना कोशिश किया उन्होंने, 80% 20% ये वो, नथिंग। वो टिकैत जगह जगह पे जाके बोला हम तो हिजाब पे बात नहीं, हम हिसाब पे बात करना चाहते। तो वो जो चीज है वो इलेक्टोरल एरिना में कौन से इश्यूज आएंगे और नॉन इलेक्टोरल एरिना में कौन से आएंगे, उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूरी है। और वो थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से, जो पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन जो एक डिवीजन ऑफ लेबर कर सकते हैं कि भाई कुछ लोग जो है वो मेन पार्टी का काम करते हैं, कुछ लोग जो है उनको और इस तरह के काम में, तब जाके मेरे ख्याल से कुछ बन सकता है corruption ऐसे भी। I agree with this point about division of labor. You can't expect everybody, like everybody to do everything when in this anti-fascist front, there will be people, and also in terms of issues, not everybody will raise every issue. You see, it's very important to realize that there are certain constraints within the electoral arena today, and it's become worse. बीजेपी के मतलब इतना बड़ा प्रेजेंस जो बन गया है देश में, और उसी के साथ साथ तो इसीलिए मतलब आई थिंक वो इन टर्म्स ऑफ कौन क्या काम करेगा एक चीज है, दूसरा इश्यूज में भी आई थिंक वो डिवीजन ऑफ लेबर करना पड़ेगा। बिल्कुल सारे लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं, एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है। कि पंजाब में कैसे जो इलेक्शन जो हुआ, जो चुनाव हुए पंजाब में, जो हमको देखने को मिला कि आप वहां पे जीत, आप लोगों ने बताया भी है, ये डिस्कशन चलते हुए पहले भी। अगर थोड़ा सा इस पे बता पाए कॉन्क्रीट करके कि क्या आपको लगता है वहां पे आपके लिए काम किया, कौन सी चीजें वहां पे आपके हित में काम की कि वो ये चुनाव जो है वो जीत पाए। देखिए, मैं पंजाब में ऑनेस्टली चुनाव के दौरान तो घूम नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यूपी में हमारा पूरा टाइम लग गया था। लेकिन कई लोगों से जो बातचीत होती है, और मैंने जैसे बताया आंदोलन के दौरान तो पंजाब गए थे, और दूसरा क्यों आंदोलन के दौरान जो किसान टिकरी बॉर्डर खासकर भी मैंने सबसे ज्यादा अपना समय बिताया था, उनके बीच में जो समय बिताया, तो उससे जो समझ में आ रहा था कि एक तो पंजाब वाज क्रेविंग फॉर अ चेंज, ठीक है, लेकिन दूसरी चीज होती है कि जस्ट बिकॉज देयर इज अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, इसका मतलब नहीं है उसको चेंज चाहिए तो उसी को ही वोट पड़ जाएगा। चेंज करने के लिए तो बीजेपी भी वहां चुनाव लड़ रही थी कैप्टन के साथ, चेंज करने के लिए एसएसएन भी थी माइंड यू, राइट, जो अभी उस आंदोलन से निकल कर आई थी। आई थिंक आपने बहुत सक्सेसफुली उस एक तो चेंज के उस एलिमेंट को कंसोलिडेट किया, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि बहुत वो अपने दिल्ली मॉडल, अब ये ना भूलिए कि जब गुजरात से बाहर मोदी अपने आप को फैलाने निकले थे, तो एक कुछ अजीबोगरीब चीज थी गुजरात मॉडल। वो गुजरात मॉडल क्या था किसी को नहीं पता था, ठीक है। दिल्ली मॉडल में बड़ी ठोस चीजें बता रहा है केजरीवाल, ऐसी बात नहीं है। गुजरात मॉडल एक बड़ी एमोर्फस अजीब सी कोई चीज थी, ठीक है, उसके बारे में किसी को, बस सबको लगता था कि गुजरात में जन्नत आ गई है। और गुजरात मॉडल गुजरात की जीडीपी, गुजरात का ये रियल टर्म्स में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में जब निकल के आता था गुजरात में, तो बड़े शॉकिंग फिगर्स निकल कर आते थे। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कभी भी अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हिस्सा नहीं रहा है पिछले 10-20-25 सालों से, खासकर की लिबरलाइजेशन के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उस सबको साइडलाइन कर दिया है। सब कुछ मेन इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी के नजरिए से ही पूरे डेवलपमेंट को समझना। केजरीवाल ने बहुत सक्सेसफुली अपने दिल्ली मॉडल की इन चीजों को बेचा, भाई इलाज सुधारा गया है अस्पतालों में,
स्कूलों में ये हुआ है, फलानी जगह ये हुआ है। एक ये होप एंड बिलीफ था कि जो इतना बड़ा एक जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो एक रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी देखा पंजाब के किसानों ने, और कंप्लीट डिजास्टर हो गया है लॉन्ग टर्म उस ग्रीन रेवोल्यूशन का, वही किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। तो एक ये सेंस थी कि ये बंदा नए मुद्दे लेकर आ रहा है, और शायद ये भी सेंस था क्योंकि एक तो देखो दिल्ली में क्योंकि इनकी सरकार भी है तो इन्होंने काफी मदद भी करी थी किसानों की जब यहाँ आंदोलन पर बैठे थे। तो साथ में एक ये सेंस था कि कि ये खेती के भी सवालों को ढंग से एड्रेस कर पाएंगे, नॉट जस्ट दैट बट ये भी था कि यहाँ ये एक नई पार्टी है, 4 नई चीजें हैं, बट ऑफ कोर्स ये भी था कि उसको बहुत, क्योंकि एक नया मॉडल जो वेलफेयरिज्म पर आधारित है, बहुत स्ट्रांगली वेलफेयरिज्म पर आधारित है, उसको जिस तरह से वो प्रोजेक्ट कर पाए, तो डेफिनेटली जहां चेंज की इतनी बड़ी एक जरूरत थी। मैंने आपको बताया मार्च 2021 तक जब हम गए थे पंजाब, जब आप ऑर्गेनाइजेशनली वीक थी, तब लोग बड़े मायूस इस बात पर होते थे। किसान आंदोलन पर जितना इंथुजियाज्म होता था, जैसे ही चुनाव का पूछो तो वहीं पूरा इंथुजियाज्म खुश हो जाता था कि यार ये देखकर कांग्रेस में आ जाना फिर, ठीक है। सो वो मुझे लगता है कि उसमें एक आपने उसको, भगवंत मान ने और उन्होंने केजरीवाल ने उसको बहुत इनोवेटिवली उस चेंज में, चेंज सिर्फ ये नहीं कि चलो हम नई पार्टी है, एक मौका केजरीवाल नु, एक मौका भगवंत मान नु, ऑल ऑफ दैट सोल्ड, बट व्हाट वाज दैट मौका, ये लोगों को लगता है कि वही उसी स्लोगन तक सीमित था। नहीं, उन्होंने बहुत रियल इश्यूज पर कैंपेन किया है, उन्होंने बहुत रियल मटेरियल चीजें लोगों को बोली हैं कि 18 साल से बढ़ ज्यादा की जितनी भी महिलाएं हैं उनको महीने के 1000 रुपए बैंक में मिलेंगे। जो और मतलब किसानों के साथ मीटिंग करना, छोटे व्यापारियों के साथ मीटिंग करना, बिजली हम इतना करेंगे, हम स्कूलों में और अस्पतालों में ये इजाफा लाएंगे, ये चेंजेस लाएंगे। तो ये बहुत रियल इश्यूज, मतलब जब चेंज, सिर्फ वही मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को क्योंकि कुछ लोग ये एक नैरेटिव भी बन रहा है कि लोगों को बदलाव चाहिए था इसलिए इधर आ गए। नहीं, बदलाव आपको ऑफर करना होता है कि बदलाव से आपका मतलब क्या है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। I'll just add एक चीज इसमें थोड़ा सा कि एक्चुअली दिल्ली मॉडल का तो असर है, एक अप्रोच का है, और ये चीज जो है मेरे ख्याल से दिल्ली में तो देखने को मिलती है, जो बीजेपी कांग्रेस के फंक्शनिंग से बिल्कुल अलग है। मिसाल के तौर पे अक्टूबर नवंबर के टाइम पे दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है पराली जलने से, वो स्टबल बर्निंग से, तो अब ज्यादातर वो पंजाब हरियाणा के किसान जो है वो, क्योंकि ये नया हार्वेस्टिंग का वो आया है, पहले जब करते थे तो जड़ से निकालते थे व्हेन दे यूज्ड टू डू इट मैनुअली, अब वो मशीन से होता है, उसका रह जाता है नीचे, तो उसको फिर वो जला देते हैं, एंड दैट लीड्स टू एयर पोल्यूशन। तो उसका जब सवाल उठा तो इन सरकारों ने क्या किया, इन्होंने सीधे किसानों को जाके पिनलाइज करना शुरू। व्हाट डिड दिल्ली गवर्नमेंट डू, उन्होंने IARI ने, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक मशीन डेवलप किया है जो उसको स्प्रे करके उसके साथ वो कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। उसका उन्होंने ट्रायल रन किया यहाँ सरकार से, ट्रायल रन करके उन्होंने ये किया कि सरकार इस पे सब्सिडी दे, क्योंकि किसी एक किसान के बस की नहीं है खरीदना, तो उसको सब्सिडाइज करेंगे सरकार की तरफ से, एंड दैट विल मेक इट पॉसिबल। तो उसको सेम थिंग अब वो पंजाब के मामले में भी प्रपोज कर रहे हैं। ऐसा मैंने जब दिल्ली में हुआ था तो आई रियलाइज कि ये भी एक चीज वो उनके उसमें चल रही। दूसरा, आज तक हिस्टोरिकली कहीं नहीं हुआ कि आपने पब्लिक पोल से कहा हो कि आप किसको चीफ मिनिस्टर चाहते हैं। ये सब खेल जो है सौदेबाजी होती है बाद में इलेक्शन जीतने के बाद, एटसेट्रा एटसेट्रा। भगवंत मान का डिसीजन जो है वो बेसिकली इन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया, एंड जो आप सपोर्टर्स का पोल हुआ उसमें ये प्रेफरेंस आया तो डिसाइड अनाउंस हो गया।
तो ये जो एक छोटी छोटी चीजों में एक अप्रोच अलग दिखाई देता है। यही जो नकुल कह रहा है कि ट्रेडर्स के साथ मीटिंग हो रही है, किसानों के साथ मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग एक्चुअली वन वेट नहीं है। जिस तरह से ये लोग जाते हैं जब मीटिंग करने के लिए तो ये भाषण देके चले आते, वहां वो मीटिंग का मतलब ही अलग है। वहां मीटिंग का मतलब ये समझने का है कि भाई क्या आपकी प्रॉब्लम क्या है, कैसे इसको हम रिजॉल्व करें, बात हो रही है। एग्जैक्टली जो अभी दिल्ली का बजट आया, दिल्ली के बजट से पहले इन्होंने 150 मार्केटों में ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ बातचीत की और जगह पे बातचीत किया क्या क्या करना है। सो द होल प्रोसेस वो एक दूसरे अप्रोच से निकला। ये नहीं है कि चार लोग बैठे और उन्होंने तय किया कि हमें ये करना है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। वो कितने दिन चलेगा नहीं चलेगा मैं नहीं कह सकता हूँ, मुझे लगता है कि वो एक्चुअली उनका यूएसपी है अभी और उसको चलाएंगे वो। मतलब वो एक तरह से इनके थिंकिंग का हिस्सा है। सिर्फ जो चुनाव है, सिर्फ चुनाव की बात नहीं है। जो हम लोग चुनाव की तरफ भी देखते हैं, सिर्फ चुनाव के जरिए ही चेंज लाना, अगर यही सोच रखेंगे तो वो तो बीजेपी का एकदम ही फोर्टे है, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है। तो जो आज के जो डिस्कशन से बहुत ज्यादा उभर के आया कि जहां जहां पे हम लोगों ने देखा है कि आंदोलन खड़े कर पाए हैं, जहां जहां पे हम लोगों ने देखा कि लोगों में मतलब एंगर है, लोगों में जो बोल सकते हैं कि एक तरह का मतलब उनके अंदर में अपने आप में से ये बातें आ रही हैं कि ये सरकार जो है ये हमारे नौकरी की बातें नहीं कर रही है, ये हमारे कैसे हमको खाना मिले उस बारे में बात नहीं कर रही है, हमारे हेल्थ के बारे में नहीं सोच रही है। वहां पे जाके कुछ चेंजेस हम लोग देख पाए हैं, जो आज के डिस्कशन में एक मतलब मुद्दा भी बना है। और तो ये हम लोग डिस्कशन के एकदम आखिर में एक सवाल दोनों से है, अगर आपको तीन चीजें बतानी हो एकदम ब्रीफली, और या आप वर्ड भी यूज कर सकते हो जो, और या फिर कोई मैसेज आप देना चाहेंगे अब अभी से आने वाले जो 2 3 4 साल है उस स्ट्रगल के लिए क्या देना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक जो कुछ चीजें जो पहले कह चुके हैं हम लोग उसको ही दोहराना जरूरी है मेरे ख्याल से। जो 3 चीज अगर कहा जाए तो सबसे जरूरी ये है डाइवर्स प्लेटफॉर्म जरूरी, और वो डाइवर्स प्लेटफॉर्म्स अलग अलग। अब आप अगर हिंदुत्व को देखें, आरएसएस को इलेक्शन नहीं लड़ना है। आरएसएस सारा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल खेल जो है वो आरएसएस करता है। बीजेपी को इलेक्शन लड़ना है, वो दूसरा खेल करता है। उनके जो गोरक्षा गैंग्स हैं वो और एक किस्म का वायलेंट खेल करते हैं। तो ये एक तरह से उन्होंने अपना डिवीजन ऑफ लेबर कर रखा है। वो मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो सोचने की है वो ये है, हम सारी चीज जो है एक ही संगठन के जरिए, एक ही चीज के जरिए अगर करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। दूसरा नंबर कि ये इंफॉर्मेशन एज है, इसमें हम लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी पे सोचने की जरूरत है वो ये है कि ऑल्टरनेट चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे बने। क्योंकि अगर मान लीजिए, वैसे तो कई स्टेट्स में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, इन गवर्नमेंट्स में और इन पार्टियों में अगर विजन होता थोड़ा सा तो दे कुड हैव सीडेड सम ऑल्टरनेटिव टेलीविजन चैनल्स, वो चल सकते थे। आप तमिलनाडु में बेस करें या केरला में बेस करें या कहीं भी बेस करें उसे, लेकिन वो है नहीं। तो इसलिए हम लोगों को जो देखने की जरूरत है वो ये है कि ये जो मॉलिक्यूलर लेवल पे, जो वायरल लेवल पे जो सोशल मीडिया और उससे रिलेटेड किस्म का वो है, क्योंकि जो फॉर्मल चैनल्स हैं उस पर इनका कंट्रोल है लेकिन इनफॉर्मल, अब जैसे नकुल बनाते हैं चलचित्र अभियान, वो
आप व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम के जरिए, लेकिन आप उसको 10 लोगों के बीच में गांव में स्क्रीनिंग कर सकते हैं, किसी के घर में स्क्रीनिंग कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के उस पे 50 लोग इकट्ठा करके आप डिस्कशन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो तरीके भी बहुत जरूरी है सोचना, जिसपे कि वो उसका एक वैल्यू एडेड होगा जाके आगे। तो वो नंबर 2। और नंबर 3 ये है कि थोड़ा अपनी एलर्जीज को हम लोगों को अंडर कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये अगर इतना एलर्जीज एक दूसरे से होंगे तो साथ नहीं ले सकते। I think I think I agree with आदित्य की एक तो आई थिंक बहुत क्रिएटिवली सोचने की भी जरूरत है, ठीक है, एंड बोथ इन टर्म्स ऑफ इश्यूज एंड इन टर्म्स ऑफ strategy, right? And how you're implementing whatever the issues are. And finally, मतलब यही जो आई थिंक डोमिनेंट नैरेटिव जिसको बीजेपी कभी हिजाब बना देती है, कभी हलाल बना देती है, कभी कुछ बना देती है, कभी कुछ बना देती है, ये तो मैं डेफिनेटली इस पर बार बार स्ट्रेस दूंगा कि कोशिश ये होनी है कि डोमिनेंट नैरेटिव हमारी तरफ से कुछ और बने, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वी डोंट जिस लेवल का डिसेमिनेशन वो कर पाते हैं, यू नो, they have the means of dissemination, they have the money to disseminate at a scale that we can't even imagine, right? तो वो अगर हमको उसके लिए वो मेहनत, मतलब बहुत, एक तो मतलब अनफॉर्चुनेटली मेहनत एक इसके बॉटम लाइन है, कोई चारा नहीं है, क्योंकि आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो इनके पास है। तो उनके 4 बंदे बैठ के कुछ कर लेते हैं, आपके वो 40 बंदों को करना पड़ेगा, राइट? वो जो 1 घंटे में करते हैं, आपको 4 घंटे लगेंगे वो करने में। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि वो रिसोर्सेज ना होने की वजह से, मतलब थिंक क्रिएटिवली, एंड मोर इम्पोर्टेंटली नैरेटिव अगर हम नहीं बदल पाए और उन्हीं के नैरेटिव्स में ही फंसे रह गए हमेशा, उसमें फिर मतलब जैसे आदित्य ने कहा कि यू नो गेट ओवर योर एलर्जीज, उसमें फिर ये भी होता है ना, वो सर्कुलर फायरिंग स्क्वाड, आपस में ही कौन ज्यादा रेडिकल है यही हम प्रूव करने में रह जाते हैं, किसकी पोजीशन ज्यादा रेडिकल है। तो वो ठीक है, वो हम कर लेंगे, मतलब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन पॉइंट वो है कि फिर वो बहुत लिमिटेड सर्कल्स में है। वी हैव टू ब्रेक द नैरेटिव। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपको याद होगा इस किसान आंदोलन के दौरान करनाल में, या वो छोड़िए, आपको याद, इस किसान आंदोलन के दौरान बहुत सारे अचानक कुछ बेल्ट्स में गोदी मीडिया टर्म बहुत ज्यादा हाईलाइट होने लगा, ठीक है? अचानक एक टर्म जो कुछ लोगों तक सीमित था, अचानक ये मास टर्म बन गया, ठीक है? और अब याद करिए कि एक किसी जी न्यूज के रिपोर्टर को पकड़ के ट्रोल करने लग गए किसान सिंगू के बाहर, ठीक है? और उसको एक चीज बोली थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि यार तुम लोग इतना झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमने इतना झूठ बोला, हम तो मुसलमानों से डरने लग गए कि पता नहीं मुसलमान हमारा आके क्या खाता, हमको कच्चा चबा जाएंगे। अब तुम्हारी वजह से हमारा मुसलमानों से भी मतलब दुश्मनी पैदा हो गई। सो यू सी दिस रियलाइजेशन जो इस आंदोलन से निकल कर आई है, यू नो, और वो रियलाइजेशन तब होंगी जब हम बार बार नैरेटिव बदलेंगे, रियल बहुत सारे ऐसे इश्यूज पर लोगों को साथ जोड़ने की अगर हम क्षमता रखेंगे, तभी हम देखिए, बहुत साल पहले मुझे याद है, मैं एक सेमिनार में बैठा था, तो आई थिंक सीताराम येचुरी या कोई बोल रहे थे, और किसी ने उनसे पूछा कि भाई वे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हर बार सक्सेसफुल क्यों हो जाती है? लोग इतने बेवकूफ हैं कि हर बार जब आप डिवाइड एंड रूल की बात करेंगे हर बार लोग डिवाइड हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ना इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है। इट डजंट कम टेलिंग यू इट्स गोइंग टू डिवाइड यू, इट कम्स डिस्गाइज्ड एज समथिंग फार मोर सोफिस्टिकेटेड। आई थिंक वो यूनाइटिंग हमारी पॉलिसीज भी ना थोड़ी सोफिस्टिकेटेड होनी पड़ेगी। अब बार बार हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलते रहेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको अलग तरीके ढूंढने हैं लोगों को साथ लाने के, जैसे आंदोलन लाते हैं, जैसे अलग अलग मुद्दे लाते हैं, चाहे वो शिक्षा के मुद्दे हों, फलाने के मुद्दे हों, रोजगार के मुद्दे हों, महंगाई के मुद्दे हों, किसानी के मुद्दे हों, मजदूरी के मुद्दे हों, दलितों के मुद्दे हों। तो ये सारे सवालों को अगर हम थोड़ा और हाईलाइट करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं लोगों में वो एकता ला पाएंगे।
और उसके अलावा भी बहुत सारी मेहनत करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल्चरली जिस तरह से आरएसएस ने काम किया है, लेकिन वो करते रहना है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म काम है। उसका हम इमीडिएट उसका इफेक्ट्स नहीं देख पाएंगे, उसके तो मतलब 20-30 साल बाद उसके इफेक्ट्स देखेंगे, लेकिन कम से कम इन चीजों को तो हमको करना ही करना पड़ेगा फॉर द शॉर्ट टू मीडियम टर्म ऑल्सो। कहीं भी चले जाइए आप, इवन मतलब यूपी जैसी जगह होगी तो आपको हर शहर में कुछ लोग एक्टिव जो किसी पार्टी के साथ नहीं है लेकिन कुछ चला रहे हैं, ऐसा कुछ। तो अगर हम एक्चुअली देखें तो जो लेफ्ट, ब्रॉडली आप कह सकते हैं कि एक लेफ्ट सेंसिबिलिटी रखते हैं, ऐसे लोगों के और ऐसे संगठनों की तादाद कोई कम नहीं है हिंदुस्तान भर में। सिर्फ ये है कि हमने सबको एक दूसरे को सींग मार मार के दूर भगा रखा है। काम अभी उनको समेटने का है। वो एलर्जीज जो मैं कह रहा हूँ, उस एलर्जीज को अगर थोड़ा सा हम अलग रख पाए तो नॉन इलेक्टोरल इरेना में भी ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो जस्ट गेट पीपल, जो हमारे जैसे सोचने वाले लोग हैं, जिन्हें हमने किसी सेक्टेरियन ख्याल के चलते वो इसी को आउट कर रखा है, उसे आउट कर रखा है, ये सब एक्चुअली एक जगह पे आ सकते हैं जिनके साथ हम कुछ किस्म का एक रेगुलर नेटवर्क कह रहा हूँ यहाँ, मतलब किसी को अपनी आइडेंटिटी मर्ज करने की जरूरत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा नेटवर्क जहां आप अपना काम भी जारी रखें और एक कॉमन उसमें भी जुड़ पाए, आपको भी लगे कि भाई हम अकेले नहीं। ये बहुत जरूरी काम है मेरे ख्याल से। अगले साल 2 साल में अगर हो तो उसका इलेक्शन पे भी असर दिखाई दे सकता है। थैंक यू नकुल और आदित्य। आज का जो डिस्कशन चला यहाँ पे, वहां से जो चीजें एकदम उभर के आई कि जो आगे चलने के लिए कुछ रास्ता मिला और थोड़े आइडियाज मिले, सजेशन मिले आप लोगों से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आप लोगों ने बहुत बड़ी ये बात भी रखी कि एक डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव स्पेस का होना भी जरूरी है, जो नॉन इलेक्टोरल स्पेस में जाके मूवमेंट कर सके, जो ऑर्गेनाइज कर सके लोगों को। एकुशेट डाक वैसा ही एक मंच है और वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोगों ने आज ये जो डिस्कशन है उसका आयोजन किया था, और हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो लोग ये सुन रहे हैं हमारा जो डिस्कशन है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को कोई कमेंट है, क्वेश्चंस है, प्लीज आप लोग चैट पे जो कमेंट सेक्शन है इस रिकॉर्डिंग का, वहां पे लिखिए, और हम लोग जरूर आपके साथ में जुड़ने की कोशिश करेंगे और सवालों पे और भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे।